Hello everyone, myself Shanwaz Ahmed Mir, Faculty of Diploma Department, Suresh Gyan Vihar University. So today in our next lecture video, we will discuss about the proportioning of concrete mixture, like how we will mix the concrete, what are the various methods of mixture of concrete, which type of grade are used, and how we will achieve the strength of a concrete after number of days. So today's video we will discuss about these topics. The learning objective of this topic is to deliver the knowledge about proportioning of concrete mixture, like how we will mix the concrete with different types of grade, how we will take the different proportions of materials, and the learning outcomes are student will learn about the proportioning of concrete mixture. First of all, we will start from introduction. Mixture proportioning, the process of determining the quantities of concrete ingredients using local materials to achieve the specified characteristics of the concrete. A properly proportioned concrete mix should possess these qualities. First one is acceptable workability of freshly mixed concrete, then durability, strength and uniform appearance of hardened concrete. So मिक्स प्रपोर्शन उस प्रोसेस को कहते हैं कि जिसमें हम कंक्रीट की क्वांटिटीज़ को कंक्रीट के क्वांटिटीज़ में जो लोकल इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं उनको हम कैसे मिक्स करें, उनका मिक्स प्रपोर्शन कैसे बनाएं, जितने भी लोकल मटेरियल्स हम यूज़ करते हैं सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट्स, उनसे जो मिक्स प्रपोर्शन बनता है वो एक प्रॉपरली प्रोपोर्शन कंक्रीट मिक्स कैसे बनाएं। तो उसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो कहता है कि वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट मिक्स, जो फ्रेश कंक्रीट होती है वो डिपेंड करता है उसकी वर्केबिलिटी पे। वर्केबिलिटी वो प्रोसेस हो गया कि कंक्रीट को सब इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा करके फिर उसको मिक्स करना। देन अगर हमारी फ्रेशली वर्केबिलिटी अच्छी होगी तो उसे हमें स्ट्रेंथ मिलेगी, ड्यूरेबिलिटी उस कंक्रीट की अच्छी होगी और एक यूनिफॉर्म अपीयरेंस होगा हार्डन। जब वो सेट हो जाएगा, जब कंक्रीट एक पर्टिकुलर टाइम के बाद सेट हो जाता है तो हम उसके बाद वो स्ट्रेंथ, वो ड्यूरेबिलिटी और जो हम अपीयरेंस है वो हम उसमें अचीव कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है सेलेक्टिंग मिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ऐसे कौन कौन से कुछ पॉइंट्स हैं जिस पे मिक्सिंग डिपेंड करता है। द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑफ सेलेक्टेड मिक्स कंक्रीट बेस्ड ऑन the intent use of concrete, the exposure condition, the size and shape of members, the physical properties of concrete such as strength required for structure। तो सबसे पहले जो यूज़ है वो कंक्रीट का कि हम उसको एक अच्छे से जो मिक्स करें, एक अच्छा इंटेंट बना के हम उसको मिक्स करें, एक अच्छी फ्रेशली से हार्डन स्टेट में जब हो जाए ताकि हमें वो प्रॉपर स्ट्रेंथ मिले। देन उसके बाद है एक्सपोजर कंडीशन, कि हम किन कंडीशन में मिक्स कर रहे हैं, कौन कौन सा जो मटेरियल हम यूज़ करेंगे वो किस किस कंडीशन में है। और जाहिर सी बात है कि अगर गुड क्वालिटी का मेंटेन करेंगे तो हमें अच्छा एक्सपोजर मिलता है। देन नेक्स्ट है साइज़ एंड शेप ऑफ द मेंबर। अब किस साइज़ का वो उस जो भी हम एग्रीगेट इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं वो किस साइज़ में है एंड उसका शेप क्या है, किस पोजीशन में है वो। देन उसके बाद द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंक्रीट सच एज स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड। अब कोई भी हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसमें ये ज़रूरी हो जाता है कि वो हमें जो भी हम उसमें मटेरियल यूज़ करें हम ताकि उससे मैक्सिमम स्ट्रेंथ अचीव करें। तो ये जो 4-5 फैक्टर हैं ये कंक्रीट पे मोस्टली डिपेंड करते हैं। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, द रिक्वायर्ड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एट 28 days शुड स्पेसिफाइड। The required compressive strength should be equal at the specified strength at 28 days plus the allowance to account of variation। Compressive strength वो strength होती है कि जब हम कंक्रीट को कहीं भी प्लेस कर दें, कहीं भी उसको बिछा दें, कहीं भी उसकी फिनिशिंग कर दें तो उसके बाद जो हमें 28 डेज़ के बाद जो स्ट्रेंथ मिलती है, कितनी स्ट्रेंथ मिलती है हमारे अकॉर्डिंग टू द ग्रेड, अगर वो कंक्रीट उतना अचीव कर जाता है
तो उसको हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बोलते हैं। इसमें यह है कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है उसकी कैलकुलेशन 28 डेज़ के बाद ही हम पता कर सकते हैं, जो कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ, ताकि हमें 99% स्ट्रेंथ मिले, चाहे जितने भी उसमें वेरिएशंस हों, अगर कुछ टेम्परेचर के कारण हो या फिर कोई दूसरी स्पेसिफाइड स्ट्रेंथ हो। तो कहने का मतलब कि जो भी हमें रिक्वायर्ड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चाहिए वो स्पेसिफाइड होनी चाहिए 28 डेज़ के बाद किसी भी स्ट्रक्चर के लिए, ताकि वो ड्यूरेबल रहे और उसकी जो स्ट्रेंथ मिले या फिर उसमें जो अपीयरेंस हो वो हमें अच्छी मिले। देन नेक्स्ट इज़ वाटर सीमेंटिंग मटेरियल रेशो। The water cementing material selected for the mix design must be lowest value required to meet the design exposure consideration. When the durability does not control the water cementing material, ratio should be selected on the basis of concrete compressive strength. वाटर सीमेंट रेशो मतलब कि हम कितना पानी मिक्स कर रहे हैं उस सीमेंट में, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वाटर सीमेंट मटेरियल रेशो। अगर हम जितना हमें रिक्वायर होगा, जितना हमें हमारा ग्रेड कहता है कि उसके अकॉर्डिंग हमें चलना है, आईएस कोड के अकॉर्डिंग चलना है, अगर हमें वाटर सीमेंट को मेंटेन करना है तो हमें आईएस कोड को फॉलो करना पड़ेगा। और अगर बात करें किसकी, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की, तो हमें वाटर सीमेंट रेशो क्या करना चाहिए, सेलेक्टेड होना चाहिए किसके बेसिस पे, कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बेस पे। इन सच केसेस द वाटर सीमेंटिंग मटेरियल रेशो एंड मिक्स प्रपोर्शन फॉर द रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ should be based on adequate field data and trial mixture with the actual job materials. Then the second most ingredient are used in concrete is aggregates. Two characteristics of aggregate have an important influence on proportioning concrete mixture because they affect the workability of the fresh concrete. They are grading, particle size and distribution, nature of particle, shape, porosity, surface texture. Grading is important for attaining an economical mixture because it affects the amount of concrete that can be made with a given amount of cementing material and water. एग्रीगेट एक ऐसा इम्पोर्टेंट फैक्टर है कंक्रीट में, जो कि एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है कंक्रीट को स्ट्रेंथ अचीव करने में। जैसे कि हम सबको पता है कि कंक्रीट में मिक्स करने के लिए हमें 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले एग्रीगेट्स हो गया, सीमेंट हो गया, सैंड हो गया, देन वाटर हो गया। जो सीमेंट है वो बाइंडिंग मटेरियल का काम करता है। जैसे हम एग्रीगेट्स और सैंड और पानी को डालते हैं तो ताकि वो उसे क्या करे, आपस में उनको बाइंड करे, बाइंडिंग मटेरियल का काम करता है। और बात करें एग्रीगेट्स की, एग्रीगेट एक ऐसी चीज़ है कंक्रीट में जो कि क्या करती है, उस कंक्रीट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, फ्रेशली कंक्रीट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है हार्डन स्टेट में जाने के लिए। अब एग्रीगेट्स की बात करें तो एग्रीगेट्स में 2 चीज़ें मैटर करती हैं। इनकी ग्रेडिंग मैटर करती है, जो कोई पार्टिकल साइज़ और डिस्ट्रीब्यूशन कितनी सीव की mm से हम इनको पास कर रहे हैं, और उनका साइज़ क्या है, नेचर ऑफ पार्टिकल्स किस टाइप्स के हैं वो, कि क्या शेप है उनकी, क्या पोरोसिटी है, क्या सरफेस उनकी अपीयरेंस कैसी है। बट ऑन द अदर हैंड जो ग्रेडिंग है वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर अदा करता है किसमें, प्रोपोर्शनिंग ऑफ कंक्रीट मिक्सचर में। तो इसमें जो भी 2 पॉइंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं वो है ग्रेडिंग एंड नेचर ऑफ पार्टिकल साइज़। तो जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि जो एग्रीगेट्स है वो कंक्रीट में स्ट्रेंथ अचीव करने का काम करता है। नेक्स्ट इज स्लम्प। कंक्रीट मस्ट ऑलवेज बी मेड विथ वर्केबिलिटी इज मेजर्ड ऑफ हाउ इजी और डिफ़िकल्ट it is to place, consolidate and finish concrete. Consistency is the ability of freshly mixed concrete to flow. Plasticity determines concrete ease of molding. जो कंक्रीट हमेशा तैयार होता है उसमें वर्केबिलिटी को हम मेज़र करते हैं, चाहे वो कंक्रीट को हम कहीं भी प्लेस करें या कहीं भी फिनिश करें। कंसिस्टेंसी एक ऐसा फैक्टर है कि जो कि हमें ये बताता है कि आप
ये ग्रेड यूज़ करेंगे तो उसके लिए इतना वाटर चाहिए, इतनी सीमेंट यूज़ करेंगे तो आपको उतना उसको पानी देना है। और प्लास्टिसिटी ये डिफ़ाइन करता है कि प्लास्टिसिटी से हम कंक्रीट हमारे लिए और भी आसानी कर देता है मोल्डिंग के प्रोसेस के लिए। Table 9.6 recommended slums for various types of construction. This table is recommended by IS code. इसमें ये बोला गया है कि कंक्रीट कंस्ट्रक्शन है और स्लम्प कितना होना चाहिए। अगर हम स्ट्रक्चर के बीच कुछ भी बना रहे होंगे तो उनके लिए अलग अलग स्लम्प की वैल्यू होनी चाहिए, जिसमें मैक्सिमम भी बताई है और मिनिमम भी बताई है। रेनफोर्स फाउंडेशन वाल्स एंड फुटिंग में कम से कम जो स्लम्प मिलीमीटर में होना चाहिए वो 75 mm होना चाहिए और मिनिमम 25 mm होना चाहिए। प्लान फुटिंग और सबस्ट्रक्चर वाल में 75 होना चाहिए और मिनिमम 25 होना चाहिए। बीम्स और वाल्स में 100 mm होना चाहिए मैक्सिमम और मिनिमम होना चाहिए 25। ये हमारा IS कोड बोलता है। बिल्डिंग कॉलम्स में 100 mm होना चाहिए और मिनिमम 25 mm होना चाहिए। पेवमेंट एंड स्लैब्स में 75 mm होना चाहिए और मिनिमम 25 होना चाहिए। मास कंक्रीट में ज़्यादा से ज़्यादा 75 mm होना चाहिए और कम से कम 25 mm होना चाहिए। Then next is water content. Water contents mean how much quantity of water we are using in concrete. Like influenced by a number of factors. कुछ फैक्टर हैं जो कि इसमें मेन रोल प्ले करते हैं। एग्रीगेट साइज, शेप, टेक्सचर, देन उसके बाद स्लम्प। नेक्स्ट इज़ वाटर टू सीमेंटिंग मटेरियल रेशो, एयर कंटेंट, सीमेंटिंग मटेरियल टाइप एंड कंटेंट, एडमिक्सचर, इन्वायरमेंटल कंडीशन। सो वाटर कंटेंट एक ऐसी टर्म है जिससे कि हम ये पता लगा सकते हैं, ऐसे डिफाइन कर सकते हैं इसको कि हम जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हैं, सीमेंट, सैंड या एग्रीगेट, उसको पानी कितना देना है, कितनी क्वांटिटी में पानी देना है। अगर एग्रीगेट इस साइज़ का होगा, इस शेप का होगा, या हमारा स्लम्प इस टाइप का होगा, या फिर हम वाटर सीमेंटिंग मटेरियल में कितना रेशो दे रहे हैं, या हम कौन सा एडमिक्सचर यूज़ कर रहे हैं। तो वाटर कंटेंट मतलब कि हम कितना क्वांटिटी में, हमें कितनी उस ग्रेड में कितनी क्वांटिटी का वाटर रिक्वायर है, उस प्रोसेस को हम वाटर कंटेंट बोलते हैं। The proportion of concrete mixture. The design of concrete structure involve the following steps: the establishment of specific concrete characteristic, the selection of proportion of available material to produce concrete of required properties with the greatest economy. Proportion of concrete में क्या है कि हम जो भी सिलेक्शन करते हैं, अपने पास जो हमारे पास मटेरियल्स अवेलेबल हैं उनकी जो कितनी इकोनॉमी में हमें वो मिल रहे हैं, कितना हमें उनका प्रॉपर्टीज़ रिक्वायर्ड है ताकि हम उस कंक्रीट को प्रोड्यूस कर सकें। अगर हम जो भी हमारे पास मटेरियल अवेलेबल होंगे उनका यूज़ करेंगे, उनकी जो शेप, सरफेस होनी चाहिए या टेक्सचर होना चाहिए, वो एक रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज़ में होना चाहिए ताकि हमें उसे क्या मिले, एक प्रॉपर स्ट्रेंथ प्लस ड्यूरेबिलिटी मिले। मेथड्स ऑफ प्रोपोर्शनिंग ऑफ कंक्रीट. Weight proportioning method simple and quick for estimating mixture proportions using a assumed or known weight of concrete per unit volume. Absolute volume method, more accurate method which involves the use of relative density, specific gravity, values of all ingredients to calculate the absolute value each will occupy in a unit volume concrete. This method will be illustrated based on field experience, statistical data or on trial mixture. So पहला जो हमारा मेथड है वेट प्रोपोर्शनिंग मेथड, ये एक सिंपल और क्विक मेथड है जिसमें हम कंक्रीट में जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं उनका वेट करके डालें। इस मेथड को हम वेट ऑफ कंक्रीट पर यूनिट वॉल्यूम भी बोल सकते हैं। देन उसके बाद है एब्सोल्यूट वॉल्यूम मेथड। ये एक ऐसा एक्यूरेट मेथड है कि जिसमें हम कंक्रीट की रिलेटिव डेंसिटी को मेज़र करते हैं और एक अपने हिसाब से कैलकुलेशन करके एक एस्टीमेट बना के फिर उसको हम तैयार करते हैं, या फिर हम फील्ड एक्सपीरियंस के हिसाब से अपना जो भी डाटा है उसको तैयार करते हैं। हमें कुछ भी
काम शुरू करने से पहले, कंक्रीट को स्टार्ट करने या कैलकुलेशन करने से पहले कुछ स्टेप्स जो हैं वो अपने दिमाग में याद रखने पड़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट है सीव एनालिसिस ऑफ फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट, फाइनेस ऑफ मॉडुलस, ड्राई इरोडेड यूनिट वेट ऑफ कोर्स एग्रीगेट, बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मटेरियल, एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, variation in the approximate mixing water required with slump, air content and grading of the available aggregates, then relationship between strength and water cement ratio for available combinations of cement and aggregate, job specification if any, maximum water cement ratio, minimum air content, minimum slump, maximum size of aggregate, and strength at early ages normal at 28 days, regardless of whether the concrete characteristics are prescribed by the specification or left the mix designer, and the mix proportion in kilogram per cubic meter of concrete can be computed in the following sequence. सबसे पहले हमें सीव एनालिसिस का ध्यान रखना पड़ेगा, कौन सी सीव से हम एग्रीगेट को पास कर रहे हैं। देन उसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी होनी चाहिए उसकी मटेरियल्स की, वो जो एग्रीगेट्स हम यूज़ करेंगे वो मॉइस्चर फ्री होना चाहिए। फिर उसके बाद रिलेशनशिप आ जाता है स्ट्रेंथ और वाटर सीमेंट रेशो का। फिर उसके बाद हमें टेस्टिंग करनी पड़ती है ताकि हमें 28 डेज़ के बाद कितनी स्ट्रेंथ मिलती है। देन उसके बाद फिर हम फॉलोइंग जो भी डाटा है, जो भी कैलकुलेशन है वो तैयार करते हैं किसी भी फॉलोइंग सीक्वेंस में। फिनिश जब करते हैं हम उस सरफेस को, तो जो लास्ट का जो पेंट करते हैं उसको हम फिनिशिंग पेंट कहते हैं, जिससे कि हमारी जो अपीयरेंस है, जो हमारा वो सरफेस है वो बहुत ही एक गुड शेप में आता है। देन द टाइप्स ऑफ पेंट्स लाइक ऑयल पेंट, जिसको हम ऑर्डिनरी पेंट भी कहते हैं, बिटुमिन पेंट, बिटुमिन पेंट इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग asphalt or bitumen in oil or petroleum. Then cement paint is consist of cement and hydrated lime mixed along with a coloring pigment. Then colloidal paint, a paint with no inert material. Then aluminium paint, the aluminium powered suspended in spit varnish or oil varnish. Asbestos paint, this type of paint applied to places export acidic gases and steam. And the last is cellulose paint prepared from nitro cotton cellulose sheet. Then emulsion paint, it is consist of polyvinyl acetate and synthetic resin as binding material. Enamel paint, it consists of white lead ground in small quantity of oil and mixed with petroleum spit in resinous matter. Graphite paint, black in color, applied on iron surfaces. Then luminous paint, luminous paint contain calcium sulfide with varnish. Then silicate paint, it is prepared by mixing calcine group silica with resinous substances. Anti-corrosive paint is consist of oil and strong dryer. Plastic paint, where it has a variety of plastic present, applied using brush or spray painting. Synthetic rubber paint, it is prepared from resins. So what are the composition of oil paints? Base, how it is composed in oil paint. Principal constituent, a solid matter forming the main body of paint and possessing binding properties. White lead, red lead, zinc oxide, iron oxide, metallic powder of aluminium, copper and bronze, etc. This paint makes the paint film harder and more resist to abrasion, forms a layer to obscure the surface, then reduce shrinkage, cracks on drying. It means this paint makes the paint harder and more resist. Then the where we coating that paint, it gives us a good and decorative surface. It's also reduce shrinkage, cracks on drying. So what are the characteristics, good characteristics of a good and ideal paint?
should have a body or spreading power, should work smoothly and freely to be laid in thin coat. It should form durable, tough and wear resisting film upon drying. Color should not fade or change. Paint should dry in about 9 hours. Should become harder in 24 hours to take up another coat. Should not crack any drying. It should give a smooth and pleasing finish. It should drying very quickly and it should not damage the painted surface. So it's mean जो फर्स्ट करेक्टरिस्टिक है वो कहता है कि इसका जो स्प्रेडिंग पावर होना चाहिए बहुत ही अच्छा स्प्रेडिंग पावर होना चाहिए ताकि फैलना चाहिए ये, और जब हम इसकी पेंटिंग कर रहे हों तो ये हमें एक स्मूथली और फ्रीली शेप दे उस पर्टिकुलर पेंट पे, उस पर्टिकुलर सरफेस पे, और ये ड्यूरेबल होना चाहिए। कलर इसका फेड नहीं होना चाहिए और ना ही चेंज होना चाहिए। जो हम पेंट करते हैं उस सरफेस पे वो 9 आवर्स तक सूख जाना चाहिए और इतना हार्ड होना चाहिए 24 आवर में कि ताकि हम उसके बाद उस पर दूसरी कोटिंग कर सकें, और उस जब भी हम उस पर कोटिंग करें सूखने के बाद उस पर क्रैक्स नहीं पड़ना चाहिए। अगेन वो हमें एक स्मूथ और प्लीजिंग फिनिश देना चाहिए, जल्दी उसको सूख जाना चाहिए, और कोई भी उस पर्टिकुलर सरफेस को जब जहाँ जहाँ हम पेंट करते हैं वहाँ पे डैमेज नहीं होना चाहिए। देन मैन्युफैक्चर प्रोसेस ऑफ दैट ऑयल पेंट्स। The base white lead is thoroughly ground in oil. Then thinner turpentine oil is mixed to give it necessary workability. Then we have to add pigment and dryer are separately ground in linseed oil and mix with turpentine oil to make it thin. Pigment mixture intimately mixed with already prepared base. Then prepared paint is stained through fine cloth or sieve. Next, what are the defects in painting? Cracking, crazing and curdling. How cracking is caused, how it is occurred. Cracks extending throughout the entire thickness of paint due to improper seasoning of wood, excessive use of dryer, application of too many coats. जब क्रैकिंग कैसे उसमें अक्कर होता है, जब भी हम अपने डोर्स एंड विंडोज़ बनाते हैं या हम उनको उसमें ऐड करते हैं, उसमें रखते हैं, जोड़ते हैं, तो जो हम वुड यूज़ करते हैं उसकी सीजनिंग अच्छे तरीके से नहीं हुई तो उसके कारण से इसमें डिफेक्ट आता है, क्रैक्स आते हैं। और फिर अगर हम बहुत ही मात्रा में ड्रायर का यूज़ कर लें तो उसके कारण इसमें डिफेक्ट आता है। फिर देन अगर उसके बाद हम इसमें क्या बहुत सारी कोटिंग कर लें, जितनी हमें रिक्वायर हों उससे ज़्यादा अगर हम इसी कोटिंग करें तो उसके कारण इसमें क्या आता है, डिफेक्ट आता है। देन द सेकंड पॉइंट इज़ क्रेजिंग एंड कर्डलिंग। हाउ इट इज़ अकर, हेयर लाइन क्रैक इनटू टॉप कोट ड्यू टू क्रेजिंग एंड कर्डलिंग। वो हुआ कि जिसके मान लो कि हम बहुत ज़्यादा उस पेंट में एक्सेसिव ऑयल यूज़ कर रहे हैं तो उसके कारण मतलब उसमें उसका फट जाना, उसका गिर जाना, या फिर हम जो भी ऑयल करें वो इम्प्योर ऑयल यूज़ करें तो उसकी वजह से डिफेक्ट आना, और या फिर इनसफिशेंट ड्राइंग ऑफ अंडर कोट। जब हम सेकेंडरी कोट कर रहे हों तो उसमें बहुत कम मात्रा में ड्राइंग का यूज़ करें तो उसके कारण वो गिर जाता है, वो स्टेबल नहीं रहता है और ना ही वो ड्यूरेबल रहता है। देन नेक्स्ट इज़ ब्लिस्टरिंग एंड पीलिंग। व्हाट इज़ ब्लिस्टरिंग एंड पीलिंग? मीन्स एक्सपोजर ऑफ पेंट टू स्ट्रॉन्ग सनशाइन। बहुत ही तेज़ धूप के कारण जो पेंट हमारा फट जाता है उसके कारण जो भी फेलियर आता है वो ब्लिस्टरिंग एंड पीलिंग में आता है। लीविंग ऑयल और ग्रीस ऑन द सरफेस टू बी पेंटेड। Then painting is surface with moisture on surfaces or in pores of wood
मान लो कि हमने उस सरफेस पे पेंट किया जहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा हो, यहाँ वहाँ पे कुछ होल्स वगैरह हों वुड में, तो उसके कारण जो डिफेक्ट्स आएंगे वो ब्लिस्टरिंग एंड पीलिंग में आएंगे। देन रन्स एंड सेज, एप्लीकेशन ऑफ टू थिक और स्लो ड्राइंग पेंट, मतलब कि हम बहुत ही थिक, उसकी जो थिकनेस है वो इतनी थिक है कि उसके कारण या फिर आस्ता आस्ता सूखने के कारण जो फेलियर आएंगे, जो डिफेक्ट आएंगे, वो रन्स एंड सैग में आते हैं। पेंटिंग ओवर एक ग्लोसी सरफेस, जो हमारी सरफेस हो वो एकदम पैरेलल ना होना, उसके कारण से आता है। यूज़ ऑफ एक्सेसिव ड्रायर, एज आई अर्लियर टोल्ड यू कि ड्रायर का ज़्यादा मात्रा में यूज़ करना। देन एक्सेसिव ह्यूमिडिटी और रैपिड थर्मल चेंज ड्यूरिंग ड्राइंग पीरियड, कि ह्यूमिडिटी का ज़्यादा हो जाना या फिर थर्मल चेंज, कुछ टम्परेचर में अप्स एंड डाउन आना, उसकी वजह से जो भी चेंज आ जाएगा तो उसके कारण जो भी डिफेक्ट आएगा वो रन्स एंड सेज में आता है। Then chalking, rub off with hands or cloth, use of insufficient oil in priming coat, washing off, deposition of water soluble dissolved water at lower edge forming streak, then dull appearance caused by use of excessive dryer or annealing. Dull appearance means it doesn't give any good appearance, doesn't give any decorative appearance. It is due to cause of excessive dries or on aging. Then next is slow drying, like धीरे धीरे उसका सूखना. यूज ऑफ inferior or old oils, painting over damp surfaces, painting during unfavorable weathering. तो स्लो ड्राइंग तब अकर होता है कि जब हम जो हमारे पास ऑयल्स हैं, जो हम उसमें पिगमेंट यूज़ करते हैं, वो बहुत ही पुराने हों, एक्सपायर हों उनकी डेट, तो उसमें जो हम ये यूज़ करें तो उसकी वजह से स्लो ड्राइंग होगी. देन अगर हम उसमें जो हम जहाँ पे हम पेंटिंग करते हैं वो सरफेस पैरेलल ना हो, एकदम डैम्प हो, उसकी वजह से स्लो ड्राइंग होती है. और फिर उसके बाद जो अनफेवरेबल वेदर है, अगर मान लो कि हमें हॉट वेदरिंग में पेंटिंग करनी है, तो हम किसी मॉइस्चर वाले वेदर में या ह्यूमिडिटी वाले वेदर में अगर पेंटिंग कर रहे हैं तो उसके कारण जो भी इफ़ेक्ट आएगा वो स्लो ड्राइंग में आएगा. तो ये भी एक मेजर डिफेक्ट हुआ पेंटिंग में. देन उसके बाद येलोइंग ऑफ वाइट पेंट, यूज़ वाइट enamel where glossy finish is desired. For indoor use, linseed oil with oil tint that doesn't bleach unless exposed to sunshine. Yellow of white paint, it's mean जो भी हमारे इंडोर यूज़ हैं उसके लिए ये ज़रूरी है कि हम लाइनसीड वाला ऑयल यूज़ करें, ताकि उसमें क्या हो कि जो ग्लोसी फिनिश्ड हो, एकदम ब्लर नहीं आना चाहिए, सनशाइन का कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ना चाहिए. तो ये सब जो डिफेक्ट्स हैं इनको हमें ध्यान में रख के पेंटिंग करना चाहिए. ज़्यादा उस वेदर में हमें पेंटिंग करना चाहिए कि जहाँ पे जिस वेदर में हमारा पेंट सूटेबल हो. हमें कोई एक्सपायरी चीज़ इसमें यूज़ नहीं करना चाहिए, ऑयल्स वगैरह यूज़ नहीं चाहिए. हमारी जो सरफेस हो वो एकदम पैरेलल सरफेस में होना चाहिए, मॉइस्चर फ्री होना चाहिए, और साथ में जो हमारा चॉइस होनी चाहिए पेंट की वो एकदम राइट चॉइस होनी चाहिए, और ह्यूमिडिटी या फिर थर्मल चेंज नहीं होना चाहिए. तो ये सब जितने भी डिफेक्ट्स हैं वो इन कारण से आते हैं. तो हम इस बात से इंश्योर होना चाहिए कि हमें ये सब चीज़ें ध्यान में रख के पेंटिंग करना चाहिए, ताकि अगर हम अच्छे से पेंटिंग करेंगे तो जिस सरफेस पे हम पेंटिंग करेंगे उसकी जो कोटिंग होगी वो उस सरफेस में बहुत ही एक स्मूथ पेंटिंग होगी, एक अच्छा फिनिश होगा, एक ब्राइटनेस दिखेगी, उसकी जो अपीयरेंस की शेप होगी वो एकदम अच्छी होगी, बहुत ही अट्रैक्टिव और डेकोरेटिव होनी चाहिए. गेट वाटर क्वालिटी चेक, then fixing the formwork and batching, mixing. This is the complete quality concrete chain. As I earlier told in previous video, the grades of concrete, basically concrete is depend on their grades. So the classification of grades of concrete are, there are many types of grade like M5,
M7.5, M10, M15, 20, 25, 30, 40, 50, 55, 60 and 80. And M is the mix proportion. 5 is the designation of grade and 5 is the also strength of that particular of like 5 is the strength of compressive strength in Newton per meter square after 28 days. So M5 is the mixed proportion of like 1 is to 5 is to 10. This is the ratio of M5 which is used in grades of concrete. What is 1? 1 is the 1 bag of cement, and 5 is sand, and 10 is aggregate. And after 28 days, M5 grade of concrete will give us the compressive strength in Newton per mm square is 5. It will achieve after 28 days. Then M7.5, the M7.5 of mixed proportion is 1 is to 4 is to 8, and it's give us 7.5 Newton per mm square compressive strength after 28 days. Same as it is M10, 15, 20. M25 give us 1 is to 1 is to 2. This is the ratio of M25, and 25 Newton per mm square is the strength of concrete of this grade. It give us after 28 days. And M30, 40, 50, these are the design mix as per our requirement of any project. But M30 give us 30 Newton per mm square the compressive strength after 28 days. It is also classified in group like lean concrete, ordinary concrete, standard concrete, high strength concrete. Lean concrete is used for rough work, ordinary concrete is used for normal work, and standard concrete is used in structures, and high strength concrete is used in dams, bridges, apartments. In concrete, these are the very important uh, terms like workability, segregation and bleeding. It is occurred in concrete. Now what is workability? Workability is that property of freshly mixed concrete or mortar which determines the ease with which it can be mixed, placed and finished. So what is workability? Workability is the complete process of batching, mixing, placing and finished of the concrete. And next is segregation. Segregation of concrete is the separation of cement paste and aggregates of concrete from each other handling and placement. Segregation also occurred to over vibration or compaction of concrete, in which cement paste comes to the top and aggregates settle at the bottom. Segregation defines the separation of cement paste and aggregate in concrete. As you know, concrete is the mixture of cement, sand and aggregate. The separation of the components in cement paste like aggregates from cement paste during handling and placement, that process is known as segregation. In simple word, we can say that separation of particles, separation of components in cement paste during the mixing or placing of concrete. And then bleeding. Bleeding in fresh concrete refer to the mix process when free water in the mix is pushed upward to the surface due to the settlement of heavier solid particle such as cement and water. It means in fresh concrete we mix the concrete, but sometime water increases their quantity in concrete and there is the settlement of heavier solid particle. Due to this, the water is bleeding on the surface of wall or slab. This process is known as bleeding process of concrete. It is also occurred when we place the concrete on any surface.
As you all know, civil engineering is the practical branch. Like before using any material in the site or in the any construction, we have to need to test that particular item. So this is the CTM, means compression testing mold. This is the mold which is used in concrete to prepare a cube for testing process. It is that its dimension is 150 mm into 150 mm into 150 mm. Suppose we have to test a cube of M5 grade of concrete. The calculations are like calculate the compressive strength of a concrete cube for given data. हमें कैलकुलेट करना है एक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कंक्रीट के क्यूब की, जिसके लिए हमें डाटा दिया है. मान लो कि हमने कोई मोल्ड में क्यूब बनाया है किसी भी ग्रेड के कंक्रीट का, उसको हम टेस्ट कर रहे हैं 28 डेज, या मान लो कि वो M20 का रेशो है, M20 का उसका ग्रेड है और हम उसको टेस्टिंग कर रहे हैं. तो सबसे पहले उसकी टेस्टिंग होगी CTM मशीन में, जो कि हमारी लेबॉर्ट्री में अवेलेबल है. हमने क्यूब बना लिया. क्यूब बनाने के बाद हमने उस पर 28 डेज़ तक टेस्ट क्यूरिंग की. इसको हम 7 दिन बाद भी टेस्टिंग कर सकते हैं, 14 डेज़ बाद भी कर सकते हैं और 28 डेज़ बाद भी टेस्टिंग कर सकते हैं. तो जब हमने उसको CTM में रखा तो फर्स्ट पॉइंट पे हमने उस पर लोड अप्लाई किया, जो कि लोड उस पे जो अप्लाई हुआ वो 450 किलो न्यूटन था, जो कि हमने रिकॉर्ड किया. देन वो 450 किलो न्यूटन ही लोड बेयर कर पाया, तो हमें उससे अपना लोड पता चल गया. अब कैलकुलेशन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालने के लिए हमें लोड का होना ज़रूरी है. तो लोड किसके बराबर है कि जितना फोर्स लगी उस एरिए पे. तो लोड इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. 450 अपना किलो न्यूटन था और 150 इंटू 115 जो डायमेंशन थी कंक्रीट के मोल्ड की. जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो वो ये जो इसका कैलकुलेशन आई वो 450 इंटू 22,500, जो कि बराबर है किसके 0.02 न्यूटन. अब हमारा लोड किलो न्यूटन में है, तो हमें न्यूटन को किलो न्यूटन में करने के लिए 0.02 को मल्टीप्लाई 1000 से करना पड़ेगा. तो हमारा ये जो फ्रैक्शन है ये हमारी जो कैलकुलेशन है किलो न्यूटन में आ जाएगी, जो कि इसका सम आया 20 किलो न्यूटन. तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा कंक्रीट था, जो क्यूब था कंक्रीट का, उसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आई आफ्टर 28 डेज़ वो 20 किलो न्यूटन थी. जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम कंक्रीट के मोल्ड को 7 दिन के बाद भी टेस्टिंग कर सकते हैं, 14 दिन के बाद भी कर सकते हैं और 28 डेज़ के बाद भी कर सकते हैं. बट उसमें डिफरेंट चीज़ ये है कि अगर 7 दिन करेंगे तो उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कुछ अलग आएगी, 14 में अलग आएगी और 28 में अलग आएगी. तो इसी कॉलम में जो ये कॉलम है ये इसमें यही बताया गया है कि अगर हम इन ग्रेड्स पर टेस्टिंग करेंगे इतने दिन के बाद तो उनकी इतनी स्ट्रेंथ आएगी. मान लो कि हमने M10 ग्रेड का कोई क्यूब बनाया, अगर हम उसको 7 दिन के बाद उसकी टेस्टिंग करेंगे तो उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आनी चाहिए 6.5 किलो न्यूटन. अगर 14 दिन के बाद करेंगे तो 9 किलो न्यूटन, और अगर 28 डेज़ के बाद करेंगे तो 10 किलो न्यूटन आनी चाहिए. ये हमारा IS कोड कहता है कि इतनी स्ट्रेंथ आना ज़रूरी है, तभी आपका वो मटेरियल यूज़ करने के काबिल है. फिर उसके बाद ऐसे ही अगर हम M15 को करेंगे तो M15 की जो स्ट्रेंथ आनी चाहिए 7 दिन के बाद वो 9.7 आनी चाहिए, 13.5 किलो न्यूटन और 15 किलो न्यूटन आनी चाहिए 28 डेज़ के. ऐसे ही M20 है, M25 है, M30, 40, 50. तो अगर 50 की हम देखेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करेंगे उसका क्यूब बना के किसी भी मोल्ड में, तो अगर 7 दिन के बाद उसकी चेक करेंगे तो 32.5 किलो न्यूटन आनी चाहिए. 14 डेज़ के बाद देखेंगे तो 45 किलो न्यूटन आनी चाहिए, और अगर 28 डेज़ के बाद देखेंगे तो 50 किलो न्यूटन उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आनी ही चाहिए. तभी हमारी वो टेस्टिंग, तभी हमारा वो क्यूब सक्सेसफुल है, तभी हमारा वो मटेरियल जो हमने यूज़ किया है उस रेशो का वो हम अपनी कंस्ट्रक्शन लाइन में यूज़ कर सकते हैं. देन नेक्स्ट उसके बाद है इम्पोर्टेंस ऑफ मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट, के हमें कंक्रीट को मिक्सिंग करने की ज़रूरत क्यों पड़ी.
Proper mixing of concrete ingredient is of utmost importance in order to produce good quality of fresh concrete. During the process of mixing, the surface of all aggregates particles is coated with cement paste. Well mixed concrete is required for the desired workability and performance of concrete in both fresh as well as hardened state. If the concrete is not well mixed, then it tends to segregation and bleeding. तो कहने का यही मतलब है कि प्रॉपर मिक्सिंग हम जब करेंगे तो जो हमारी फ्रेश कंक्रीट है वो अच्छी क्वालिटी में होगी। उसके दौरान मिक्सिंग करने के दौरान जो भी हम एग्रीगेट्स पार्टिकल यूज़ करेंगे वो अच्छे से उसमें मिक्स हो जाएंगे और अच्छे मिक्स कंक्रीट हुई एक अच्छी वर्केबिलिटी देगी और उससे हमें क्या मिलेगी, स्ट्रेंथ मिलेगी, हार्डन स्टेट हो जाएगी हमारी कंक्रीट। और अगर हमारी कंक्रीट अच्छे से मिक्स नहीं होती है तो फिर वो जो उसमें हम कंपोनेंट्स जो पार्टिकल्स हमने यूज़ किए एग्रीगेट सैंड हो जाए वो अलग अलग हो जाएंगे और ब्लीडिंग शुरू होनी हो जाएगी, तो एक फेलियर काज बनेगा हमारे लिए। तो इम्पोर्टेंस ऑफ मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट का मतलब कि अच्छी मिक्सिंग करेंगे तो अच्छी वर्केबिलिटी होगी, वर्केबिलिटी हमारी अच्छी होगी तो हमें स्ट्रेंथ मिलेगी और ड्यूरेबल होगा हमारा कोई भी स्ट्रक्चर। तो ये ज़रूरी हो जाता है कि कंक्रीट को अच्छे से मिक्स किया जाए उसको यूज़ करने से पहले। देन नेक्स्ट उसके बाद आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेल मिक्स्ड कंक्रीट। ऑल कंक्रीट मटेरियल्स लाइक सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट एंड वाटर should be homogeneously mixed. Cement paste should cover all the surface of the aggregate. Segregation or bleeding of concrete should not occur after the concrete mixing. तो अगर हम कंक्रीट को अच्छे से मिक्स करेंगे तो जो उसमें कंक्रीट मटेरियल हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। जो सीमेंट का पेस्ट है वो एकदम सरफेस पे नहीं होगा, अच्छे से वो कवर अप हो जाएगा और सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग का कोई चांस नहीं होगा। अब मेथड कौन कौन से हैं कंक्रीट को मिक्स करने के? तो सबसे पहला मेथड जो है वो हैंड मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट, मिक्सिंग कंक्रीट मैनुअली विदाउट अ मिक्सर मशीन, और दूसरा है आपका मशीन मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट, मिक्सिंग कंक्रीट विद अ मिक्सर मशीन। एक वो मेथड कि जो हम अपने हाथ से कंक्रीट को मिक्स करते हैं कुछ टूल्स लेके, और दूसरा जो हम मिक्सर के थ्रू कंक्रीट को मिक्स करते हैं। तो हैंड मिक्सिंग क्या है? हैंड मिक्सिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ द इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट मैनुअली विदाउट अ मिक्सर मशीन। मिक्सिंग कंक्रीट विदाउट अ मिक्सर इज़ ओनली यूज्ड फॉर स्मॉल वर्क वेयर द कंक्रीट रिक्वायर्ड इज़ लेस एंड क्वालिटी कंट्रोल इज़ लेस इम्पोर्टेंस। If the hand mixing of concrete, uniformity of mixing is difficult to achieve and require special care and effort. हैंड मिक्सिंग वो एक प्रोसेस है जिससे कि हम क्या करते हैं कि इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करते हैं और ये एक स्मॉल वर्क के लिए यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट उसके बाद है मशीन मिक्सिंग। मशीन मिक्सिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट with a concrete mixer machine. It is highly effective for fulfilling the demand of short mixing time, optimum consistency and homogeneous quality of concrete. मशीन मिक्सिंग वो प्रोसेस है कि जो भी हम कंक्रीट के इंग्रेडिएंट्स हैं उनको मिक्स करते हैं किससे? मशीन मिक्सर से। ये बहुत ही एक अच्छा अफेक्टिव मिक्सिंग करने का तरीका है जो कि एकदम शॉर्ट टाइम में मिक्सिंग होती है और इससे क्या होता है कि कंक्रीट की क्वालिटी मेंटेन रहती है। दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ मशीन मिक्सिंग। ये आपकी जो फ़ोटो में मशीन शो हो रहा है इसको मिक्सर बोलते हैं। ये मशीन मिक्स है, इसमें आप देख लीजिए कि कंक्रीट को कैसे मिक्स किया जा रहा है, एक यूनिफॉर्मिटी दिख रही है, अच्छे से मिक्स हो रहा है। तो मशीन मिक्सिंग इज़ बेटर देन टू हैंड मिक्सिंग। और इस वाले जो फ़ोटो में जो आपकी स्क्रीन पे विजिबल है ये है, इसको हैंड मिक्सिंग से मिक्स किया जा रहा है, जो कि सामने दिख रहा है कि इसकी जो अपीयरेंस कैसी है एज़ कंपेयर टू मशीन मिक्सिंग।
तो जो मशीन मिक्सिंग है वो बहुत ही अच्छे तरीके से कंक्रीट को मिक्स करता है, उसमें सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग का कोई चांस नहीं होता है। ऑन द अदर हैंड जो हैंड मिक्सिंग है इसमें क्या होता है कि टाइम भी ज़्यादा लगता है, लेबर कॉस्ट भी ज़्यादा लगती है और कंक्रीट हमारा अच्छे से मिक्स नहीं हो पाता है। हम मिक्स कर सकते हैं लेकिन इसको शॉर्ट वर्क के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू। जो भी आज का हमने टॉपिक कवर किया है इसके रिलेटेड आपको अगर कोई भी क्वेरीज है तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर मेरे को आप ईमेल कर सकते हैं shanwaz.aman@mygyanvihar.com पे आप करेंगे तो इसका रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।